कल का घटनाक्रम क्या हुआ उसको इतना सा समझ लीजिए कि ईडी की टीम शाम 7 बजे केजरीवाल साहब के घर पहुंची। शाम 7:30 बजे आपके नेता यानी आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जी जब केजरीवाल जी के घर में अंदर जाने के लिए गए तो उन्हें रोक दिया गया। 8 बजे राघव चड्ढा बोले कि केजरीवाल को अरेस्ट करने की कोशिशें हो रही हैं। 8:01 पर केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए जाते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम पहुंच जाती है। केजरीवाल के फोन को ईडी ने जब्त कर लिया। 8:20 पर केजरीवाल के आवास के बाहर आपके कार्यकर्ता और नेता जुटने शुरू हुए। उनके घर के बाहर धारा 144 लगा दी गई। नारेबाजी कर रहे आप नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और 9 बजे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को ईडी अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई। वर्तमान में सीएम के हाउस के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स को खड़े हुए आप देख सकते हैं। साथ में इनके घर के बाहर 144 यानी कि 4 से अधिक लोगों के जुटने के ऊपर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आज देश स्तब्ध है। अदालत में एक मामला विचाराधीन होने के बावजूद आनन फानन में रात के अंधेरे में देश के प्रधानमंत्री ने एजेंसीज को भेजकर देश की राजधानी के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कराया। लोकतंत्र की सरेआम हत्या हुई। ऐलान हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बोलने की जरूरत करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की गिरफ्तारी है, दिल्ली का अपमान है। लेकिन अगर बीजेपी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आपको नेस्तनाबूद कर देंगे तो यह उनकी गलतफहमी है। वे अपनी गलतफहमी दूर करें। इसके ऊपर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी राय जी, गोपाल जी, इन सब ने अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी तरफ से इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई। अब मुद्दा बनता है कि आम आदमी पार्टी जिस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, आफ्टर ऑल वो मामला है क्या? ऐसा क्या है जिसके चलते केजरीवाल जी की इतनी बार से ईडी बुलावा भेज रही थी कि चले आओ, समन कर रही थी कि पूछताछ करने के लिए कि आप चले आओ। फिर उन्हें गिरफ्तार कैसे किया गया? गिरफ्तारी वाले दिन क्या हुआ? साथ ही साथ गिरफ्तार क्यों किया गया? ये थोड़ा लेटर ऑन हम आपको चल के आगे बताएंगे। तो देखिए, ईडी ने इनको गिरफ्तार किया। ले जाकर के जैसे ही किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो मेडिकल कराया जाता है उस व्यक्ति का। तो आरएमएल अस्पताल से टीम इनकी जांच करने के लिए मेडिकल के लिए पहुंची और उसके बाद में फिर ईडी अपने साथ में इनको लेकर चली गई। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इनको लगातार 9 बार समन भेज चुकी थी, यानी इन्हें बुलावा पूछताछ के लिए भेज चुकी थी। 2 नवंबर 2023 से ही, यानी कि लगभग 4 महीने से ही, 5 महीने से ईडी इन्हें लगातार बुलावा भेज रही है। इनकी तरफ से हमेशा यह कहा गया कि यह एक राजनीतिक प्रयास है, गैर कानूनी है, मैं नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से लगातार इनके द्वारा समन भेजे जा रहे थे, बुलावा भेजे जा रहे थे और ईडी की बुलाने पर केजरीवाल नहीं जा रहे थे। फाइनली यह हुआ कि गैर कानूनी बताते हुए 16 मार्च 2024 को केजरीवाल साहब हाईकोर्ट पहुंचते हैं। हाईकोर्ट में केजरीवाल ने अपनी तरफ से डिमांड रखी कि सर, मैं ईडी के सामने जाने को तैयार हूं, मुझे आप ये आश्वस्त कर दो कि गिरफ्तार नहीं करोगे। हाईकोर्ट ने उस मामले को देखा, ईडी के लोगों को बुला के उनके कागज चेक किए तो हाईकोर्ट ने 21 तारीख को मना कर दिया कि नहीं केजरीवाल साहब, हम आपकी गिरफ्तारी से आपको राहत नहीं दिलवा सकते। इस लाइन का, यानी 21 मार्च को घटी इस घटना का बहुत बड़ा महत्व था। महत्व यूं था कि भाई इसका मतलब साफ हो गया कि खुद हाईकोर्ट मान रही है कि ऐसे ग्राउंड्स अवेलेबल हैं जिनके चलते इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और हुआ भी यही। जैसे ही 21 मार्च को यह फैसला आया, इसके तुरंत बाद 22 मार्च को तो ईडी की टीम केजरीवाल जी के घर पहुंच जाती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी से रक्षा करने से इनकार कर दिया और इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अब यहां तक ईडी ने गिरफ्तार कैसे किया यह तो समझ में प्रक्रिया आ गई, लेकिन क्यों किया, अब इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं कि आफ्टर ऑल केजरीवाल जी की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा क्यों की गई, यानी कि वो कारण क्या था, व्हाई ईडी अरेस्टेड केजरीवाल। अब कहानी क्या है उसको समझते हैं। देखिए, केजरीवाल साहब पर आरोप है शराब माफिया से रिश्वत लेने का। शराब माफिया से रिश्वत लेने का आरोप क्यों है? आरोप इसलिए है क्योंकि दिल्ली में कोरोना काल के अंदर एक्साइज पॉलिसी लेकर आए थे मनीष सिसोदिया। यह बात है वर्ष 2022 के मध्य की, जिस समय आबकारी नीति लाकर, आबकारी नीति क्या होती है पहले यह समझ लीजिए। हर राज्य जिसमें शराब बिकती है वहां शराब बेचने के लिए सरकार कुछ नियम कानून बनाती है। क्यों? क्योंकि शराब को खुलेआम नहीं बेचा जा सकता, तो यह प्रावधान रखे जाते हैं। शराब को बेचते समय सरकार की मंशा यह होती है कि हम शराब इसलिए बिकवा रहे हैं ताकि जो एडिक्ट लोग हैं वो अपने शरीर को नुकसान ना पहुंचा लें, और जब वो कोई इतना जबरदस्ती मरा ही जा रहा है तो उसको हम शराब उपलब्ध कराएं, तो उपलब्ध कराकर उससे हम राजस्व अर्जित कर लें। अब देश में जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत अब एक्साइज है। चाहे आप किसी भी राज्य को उठाकर देख लीजिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कहीं भी उठाकर देख लीजिए, यहां पर दारू के ऊपर लगा हुआ टैक्स सबसे बड़ी कमाई माना जाता है, एक्साइज टैक्स के नाम से, जैसे आप जानते हैं। यह सारा की सारा मामला उसी शराब की नीति से है। मनीष सिसोदिया उस समय एक्साइज मिनिस्टर यानी आबकारी के मंत्री हुआ करते थे। उनके एक फैसले से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के कविता, तीनों की तीनों फिलहाल बड़े लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी भी जेल जा चुके हैं। ठीक है साहब, केजरीवाल जी जेल कैसे गए, अब उसके पीछे की कहानी सुनिए साहब। देखिए, आपको जो यहां पर लोग दिख रहे हैं, इन सारे लोगों को एक बार के लिए संभवतः याद नाम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि चर्चित नाम इनमें से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ही हैं। लेकिन अगर आप यहां पर कुछ नामों को देखें, जिनमें से एक व्यक्ति का नाम दिखाई दे रहा है विजय नायर, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, राघव मांगुटा,
पी शरत रेड्डी नाम से अगर पहचाने तो कुछ लोग आपको साउथ इंडियन यहां पर देखने लगेंगे। अभिषेक बोनपल्ली, बुच्ची बाबू गोरानटला, बिनाय बाबू, गौतम मल्होत्रा, राजेश जोशी। अगर आप यहां पर नोटिस करें तो यहां पर कुछ लोग आपको साउथ के लोग दिखाई देने लगेंगे, दक्षिण भारत के लोग दिखाई देने लगेंगे। अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनने लगेगा, दक्षिण भारत के लोगों का दिल्ली में क्या कनेक्शन है? अब उसे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब के नेतृत्व में जो मनीष सिसोदिया जी काम कर रहे थे, वो एक पॉलिसी लेकर आए। 17 नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने राज्य के अंदर नई शराब नीति लागू करी, जिसमें शहर को यानी पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया गया। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस प्रकार से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलना निर्धारित हुआ। दिल्ली की जो नई सरकारी नीति बनाई गई, इसमें दुकानों को सभी को प्राइवेट कर दिया गया। इससे पहले क्या होता था कि दिल्ली की शराब की दुकानों में 60% दुकानें सरकारी होती थी यानी सरकार चलाती थी, और 40% दुकानें प्राइवेट होती थी। अब जब नई पॉलिसी को लागू कर दिया गया तो इसकी वजह से 100% दुकानें दिल्ली में प्राइवेट हो गई, और सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया कि इसकी वजह से हमें 3500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। सरकार दुकान ना चला के प्राइवेट लोगों से कह रही है कि वो चला लें और इससे हमें राजस्व की प्राप्ति होगी। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना तक बढ़ा दी। जिस L1, यहां पर दो प्रकार की दुकानें चलती हैं, L1 और L7। एक है होलसेल में दुकान बेचने वाला और एक है रिटेल में दुकान बेचने वाला, सामान बेचने वाला। तो L1 की लाइसेंस फीस पहले ठेकेदारों को जहां 25 लाख रुपए देनी पड़ती थी, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसे 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। और इसी तरह अन्य कैटेगरी के अंदर भी लाइसेंस की फीस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई। अब इसको थोड़ा आसान भाषा में समझिए। शराब दो प्रकार से बिकती है। कैसे? एक आम व्यक्ति गया, जाकर के शराब की दुकान से शराब ले आया, लेकिन कुछ आपने बड़े बड़े मॉल टाइप से खुले देखे होंगे, कुछ बड़े बड़े बल्क में डील करने वाले लोग होते हैं, उन्हें हम लोग होलसेल कहते हैं, यानी कि एक बार में इकट्ठा माल ले जाओ, एक बोतल नहीं ले जाओगे। तो यहां पर दो प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटर बनाए गए, एक L1 वाले और एक L7 वाले। एक वो थे जो रिटेल में बेचते थे, एक वो थे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी बल्क में जो सामान बेचेगा, पहले तक बल्क में सामान बेचने का लाइसेंस 10 लाख रुपए में मिल जाता था। केजरीवाल साहब ने इसको 5 करोड़ रुपए में कर दिया। वहीं जो रिटेल में बिकने वाला 8 लाख रुपए का लाइसेंस था, वो बढ़ा करके 11.25 करोड़ में कर दिया। यानी कि अगर आप प्राइजेस में बढ़ोतरी देखें तो कितना प्रतिशत यहां पर वृद्धि कर दी गई, इससे आप अंदाजा लगाकर देखिए कि अच्छा। और इंटरेस्टिंग बात है कि जब इस प्रकार से करके आपने 850 दुकानें खोल दी हैं, तो निश्चित ही इससे आपको लाभ होगा। तो सरकार को इससे लाभ हुआ। जहां पहले 6000 करोड़ रुपए ही सरकार को राजस्व प्राप्त होता था सरकारी खजाने में, अब 9500 करोड़ रुपए प्राप्त होने लगेगा। यह विचार दिमाग में आ गया, यानी सरकार का राजस्व बढ़ेगा, लगभग 3500 करोड़ रुपए सरकार को अतिरिक्त लाभ होगा। यह बात आप इस पूरे की पूरे स्केच से समझ सकते हैं। चलिए, यदि यहां तक बात समझ में आ गई तो आपके दिमाग में एक बहुत जेन्युइन सा प्रश्न बनने लगेगा, तो फिर इसमें गलत क्या है? अगर यहां पर सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो फिर इसमें गलती क्या है? अब गलती क्या है उसे ही आपको समझना है। यहां जो आपको दिख रहा है उसमें ही सारा की सारा लोचा है। कैसे हुआ यह कि ये जब नवंबर 2021 में पॉलिसी आई, 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली के राज्यपाल से शिकायत की कि सर, मुझे पॉलिसी के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है। मुख्य सचिव यानी आईएएस में सबसे ऊंची पोस्ट का व्यक्ति, वो किसके पास गया? उपराज्यपाल के पास। क्यों उपराज्यपाल के पास? क्योंकि दिल्ली के अंदर, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहां पर सरकार, केंद्र सरकार उपराज्यपाल के माध्यम से कंट्रोल करती है। वो उपराज्यपाल के पास गए और कहने लगे, सर मामले में कुछ गड़बड़ है। बोले गड़बड़ क्यों है? बोले सर, गड़बड़ ये है, जो मुझे लग रहा है कि आपने 10 लाख और 8 लाख वाले जो छोटे मोटे लोग थे, जो शराब बेचने वाले लोग थे, उनको एक ही बार में समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया से मतलब, जहां एक आम आदमी भी, छोटा व्यापारी भी दारू की दुकान खरीद सकता था, अब आपने इतना महंगा कर दिया उस दुकान को कि यह आम आदमी की बस की बात ही नहीं बची। अब जब ये आम आदमी के बस की बात नहीं बची, तो निश्चित ही इसमें कोई बड़ा व्यापारी आकर के ही भाग लेगा, क्योंकि अगर 11 करोड़ की एक दुकान हो जाएगी तो ये तो बहुत सारे लोगों के रीच से ही बाहर हो गई। तो बोले, एक तरीके से पहला पॉइंट तो ये हुआ कि इन्होंने छोटे व्यापारियों को खत्म करने के लिए ये प्रयास किया। चलो खैर, कोई बात नहीं, अल्टीमेटली इससे राजस्व की वृद्धि हो रही है, तो इसमें कोई गुनाह होना नहीं चाहिए। पर बोले सर, इसमें गुनाह है। बोले गुनाह क्या है? बोले सरकार ने लाइसेंस फीस बढ़ाकर ये तो कर दिया, दिखा दिया टेबल पर कि इतना लाभ होगा, लेकिन सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी। बोले मतलब दुकान वाला क्या वाकई में इतना पैसा कमा पाएगा? तो इसका जवाब छिपा था शराब की कीमतों में। क्या था? जरा इधर देखो। अब भाई, आपने 11 करोड़ की दुकान कर दी, तो इसका मतलब यह हुआ कि दुकानदार भी 11 करोड़ रुपए कमा लेता होगा। भाई कमाएगा तभी तो देगा, तो इसका मतलब कमाएगा कैसे वो? अब वो उधर चलिए आप। तो मान लो पहले शराब की एक बोतल 530 रुपए की हुआ करती थी। 530 रुपए की जब बोतल हुआ करती थी पुरानी शराब नीति में, तो व्यापारी को उसमें मात्र 33 रुपए का मुनाफा हुआ करता था, और सरकार को 329 रुपए टैक्स प्राप्त होता था। शराब की दुकान
रुपए से अगर आपने शराब खरीदी है तो लगभग 60% सरकार का मुनाफा होता था। वहीं नई शराब नीति जब आई तो सरकार ने यहां पर खेला कर दिया। क्या कर दिया? सरकार ने कहा कि उससे ठेकेदार से कि ठेकेदार अब यह मुनाफा तेरा ही हो गया, हमने तो आपसे एक ही बार में दुकान में पैसा ले लिया, अब यह आपकी मर्जी है कि आप इस मुनाफे को कितना रखना चाहते हो। 363 रुपए दुकानदार को मुनाफा दे दिया गया। सरकार ने कहा कि मैं मात्र 3.78 रुपए ही एक्साइज की ड्यूटी वसूलूंगी, बाकी तुम ऐश करो, हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, प्रथम दृश्यता यह बहुत अच्छा प्लान दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? सरकार ने हेडेक दूर करके बहुत अच्छे से दुकानें पहले ही बेच दी, अब वो दुकानदार समझे और उसका मामला समझे, वो यहां पर बेनिफिट देकर चला गया। पर सरकार को तो लाइसेंस फीस मिलनी थी, लाइसेंस फीस मिल गई। लेकिन अब चूंकि यह काम हुआ तो यहां पर बहुत सारे लूपहोल्स आने लगे। क्या लूपहोल्स आने लगे? चूंकि छोटे कारोबारी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे तो एक बड़े कारोबारियों का ग्रुप आने लगा और उस बड़े कारोबारी का नाम था साउथ ग्रुप। अब यहां पर जो एक ग्रुप एंट्री किया वो था साउथ ग्रुप। दक्षिण भारत के नाम पर एक ग्रुप रजिस्टर्ड था दिल्ली के अंदर, जिसने बड़ी संख्या में यहां दुकानें उठाने का निर्णय किया कि अब यह मामला सारा अपन संभाल लेंगे। अब चूंकि सरकार ने कह दिया है पैसा अधिकतम आप ही को कमाना है, तो इन लोगों ने दुकानों की सब लेटिंग कर दी, यानी कि ब्रांचेस खोलना, विज्ञापन करना, शराब को बहुत आसानी से गली मोहल्लों में उपलब्ध कराना। जहां पहले वार्ड में 2 दुकानें खोली जा सकती थी तो उन्होंने ब्रांचेस और डाल दी। बोले हम तो इतना पैसा देकर आए हैं तो हम तो भरपूर लाभ कमाएंगे, हम अपनी तरफ से फ्री हैं। बोले साहब इसमें भी चलो कोई बात नहीं, इसमें घोटाला कहां छिपा है, हमको तो यह समझ नहीं आ रहा है। सरकार का तो अल्टीमेटली फायदा ही हुआ है ना, घोटाले की कहानी क्या है? तो अब घोटाले की कहानी क्या है उसको समझते हैं। देखिए, अगर आप इस न्यूज को ध्यान से देखें तो नवंबर 2021 में लाई गई पॉलिसी को जुलाई 2022 में वापस ले लिया गया। मतलब सरकार ने कहा कि हम इस पॉलिसी के आधार पर काम नहीं करेंगे। विचार कीजिए, नवंबर 21 में आप पॉलिसी लाए हो और जुलाई 22 में आप पॉलिसी को हटा रहे हो, तो यहां पर 2 प्रकार की बड़ी घटनाएं हुई। जिसने दुकान पहले पैसे देकर खरीदी है वो निश्चित ही इस बात से खफा होगा कि मैं इतना पैसा दे चुका हूं आपको, अब आप पॉलिसी हटा रहे हो, मैंने इतना धंधा विकसित कर लिया तो मेरा तो नुकसान हो गया। अब लेकिन इस पर सवाल उठने शुरू हुए कि सरकार ने यह सारा काम क्यों किया। तो जुलाई 2022 से पहले ही वो जो चीफ सेक्रेटरी थे ना दिल्ली के, वो जाकर के किससे मिल लिए थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि सर मामले में गड़बड़ है। सिसोदिया जी को जब यह बात समझ में आई कि मामला गड़बड़ पता चल गया है, इस विषय पर इन्होंने पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया। यह वैसे हुआ जैसे आपने अगर 100 कमरे में लोग बैठे हों और आपने कहा मुझे पता है कि चोर कौन है, और चोर खुद उठ करके कह दे कि मैंने चोरी की है। सिसोदिया जी पर यह शक और गंभीर हो गया कि इसका मतलब इन्होंने, अगर मैंने शिकायत की और इन्होंने पॉलिसी वापस कर दी, इसका मतलब दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। तो दाल काली कैसे है? तो देखो, हुआ ये कि जो शराब के ठेकेदार थे ना, वो शराब के ठेकेदार अब सरकारी मुखबिर बन गए। मुखबिर मतलब जो सीबीआई और ईडी जांच करने आ रही थी उनके सहयोगी हो गए। सहयोगी कैसे? बोले सर हमें पता है कि मामले में गड़बड़ क्या है। बोले बताओ भाई क्या गड़बड़ है? बोले सर गड़बड़ यह है कि यह व्यक्ति हमको शराब लाइसेंस देने के नाम पर हमसे एडवांस पैसे लिया था, हमसे रिश्वत वसूली गई थी। बोले मतलब? बोले मतलब यह है कि तुम ही लोग, बड़े लोग इसको ले पाओगे, इसके लिए हमसे अलग से पैसे लिए गए थे कि हम तुम्हारे लिए पॉलिसी बनाएंगे। उनमें से एक व्यक्ति संजय अरोड़ा नाम का ठेकेदार सरकारी गवाह बन गया कि मैंने पैसे दिए थे, मैं गारंटी हूं इस बात की, तब जाकर सरकार ने हमें लाइसेंस दिया था। बोले उस पैसे का क्या किया? बोले उस पैसे का जो 22 के अंदर पंजाब में इलेक्शन हुआ था ना, उस इलेक्शन की फंडिंग करने के लिए जो केजरीवाल जी हैं, इन्होंने अपने जो मीडिया चीफ हैं उनको कह के कहा था कि ये मेरा लड़का है अय्यर अय्यर करके, बोले इसको पैसे दे दो। तो इस प्रकार से इन लोगों ने ठेके लेने की एवज में हमसे पैसे लिए थे। अब ये साउथ ग्रुप की कहानी क्या है? देखिए, तेलंगाना के जो सीएम हुआ करते थे चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी है के कविता, हाल ही में वो भी गिरफ्तार हुई हैं। और उनकी क्या कहानी है? के कविता जी ने साउथ ग्रुप की लॉबिंग की थी केजरीवाल जी से बात कराने के लिए कि केजरीवाल जी, साउथ का एक ग्रुप है जो दिल्ली में आकर के दुकानें लेना चाहता है। तो बोले फिर? बोले आप उनको दुकानें दे दो, ये आपको ऊपर से जो पैसा होगा वो दे देंगे। अब आप कहेंगे ये तो केवल कयास ही हैं। अगर कह रही हैं आतिशी जी आकर मीडिया के सामने कि पैसा है कहां, दिख कहां रहा है पैसा? अरे वो पैसा तो इलेक्शन में खर्च हो गया। यही तो बात कही जा रही है कि पंजाब के इलेक्शन में दिल्ली के अंदर ये जो रिश्वत का पैसा आया था वहीं गया। तो इस प्रकार से लगभग 260 करोड़ रुपए इस पॉलिसी के अंदर से निकाल करके शुरुआती टोकन मनी के रूप में ही दे दिया गया था। यानी उन ठेकेदारों ने जब छोटे मोटे ठेकेदारों को खत्म कर दिया तो बड़े ठेकेदार अपनी तरफ से सरकार को पैसा पकड़ाकर फंडिंग कर दिए चुनाव में कि लीजिए सर चुनाव लड़िए आराम से। ठीक है, अब यहां पर एक बड़ा सवाल बनकर आया कि लेकिन इससे भी सरकार का तो फायदा ही हुआ। एक तरफ से तो सरकारी राजस्व बढ़ रहा है और दूसरी तरफ से चुनाव की फंडिंग भी हो गई। ये तो आम के आम और गुठलियों के दाम हो गए, पैसा किसी को मिला नहीं, तो फिर करप्शन कैसे हुआ? करप्शन नियति के अंदर ऐसे हुआ कि यहां पर उन ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा जो अभी बढ़ाकर फीस दिखाई गई थी, इस
फीस में मध्य में चलकर राहत दे दी गई। यानी पहले तो छोटे कारोबारियों को खत्म किया गया, बड़े कारोबारियों को धंधे में लाया गया, बड़े कारोबारियों को धंधे में लाने की रिश्वत ली गई, ऐसा ईडी का आरोप है। रिश्वत लेकर के और उन्हें सरकारी तरह से बेनिफिट दिया गया। कैसे? उनसे बाद में यह कहा गया कि आप कोरोना के कारण चूंकि सेल्स कर नहीं पाए हो, कोई बात नहीं, थोड़ा कम पैसा हमें दे दो। यानी एक प्रकार से सरकार को जो वाकई में पैसा मिलने वाला था 9500 करोड़, वो मिला नहीं। वो पेपर्स में दिखाया गया कि इतना पैसा मिलेगा, वो मिला इसलिए नहीं क्योंकि सरकार बीच में उनसे कहने लगी कोई बात नहीं, आपने ऑलरेडी बहुत महंगी दुकानें उठा ली हैं, इनको चलने दो। कुल जमा बात यह है कि सरकारी खाते में जो पैसा वाकई में आना चाहिए था, जो सपने वाकई में दिखाए गए थे, वो पैसा भी नहीं आया। नंबर दूसरा, इस काम को करने की एवज में जिन लोगों ने रिश्वत दी थी, वो रिश्वत देने वाले लोग सरकारी गवाह बन गए। सरकारी गवाहों को पकड़ के ईडी ने जब तार से तार जोड़ने शुरू किए तो इन तारों में कई लोगों के नाम जुड़ते चले गए, क्योंकि भाई जिसका पैसा चला गया, बीच में पॉलिसी खत्म हो गई, वो रिश्वत भी दे चुका है, वो दुकान भी दे चुका है, उसका तो बीच में अटक गया। इसलिए जो लोग ठेकेदार बने हुए थे, उन्हें जो ये भयंकर घाटा हुआ, इस घाटे के चलते वो जाकर के सरकारी गवाह बन गए और उन्होंने सारे तार जोड़ दिए कि फलाने व्यक्ति से मैं तब मिला था, उस कैमरे में देख लो, उस व्यक्ति से मैं तब मिला था, उससे पूछ लो। ये सारे के सारे लोगों से पूछताछ करते करते तार जुड़ते जुड़ते पहुंच गए तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर चंद्रशेखर राव की जो बेटी के कविता है, उनको ईडी लेकर आ गई कि मैडम आप बताओ किससे बात हुई थी? बोले केजरीवाल जी से बात हुई थी। बोले केजरीवाल जी से क्या बात हुई थी? बोले 100 करोड़ की बात हुई थी। तो ये सब बातें ईडी जोड़ करके पूरी वो बना लिया, सीक्वेंस बना लिया कि देखो यहां से पैसा घूम करके राउंड में आया है। अब ये राउंड में आया पैसा हाईकोर्ट के सामने रख दिया कि सर देखो ये रही सारी कहानी। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो ईडी के सामने नहीं जाएंगे, उनको गिरफ्तारी से राहत दी जाए। बोले सर आप ही बता दो ये रहा पैसा, पैसा कहां है? अच्छा, अब आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि पैसा है कहां? ऑब्वियस सी बात है, आपसे यही तो कहा जा रहा है कि रिश्वत ली है तो रिश्वत का पैसा दिखाओ। वो पैसा दिखा इसलिए नहीं सकती सरकार क्योंकि वो तो चुनाव में खर्च हो गया। जो पंजाब के इलेक्शन हुए, उन इलेक्शंस में जो खर्चा हुआ वो यहां से निकल कर गया था। तो उधर से अगर टेक्निकल पॉइंट पर चला जाए तो पॉइंट तो केजरीवाल जी का भी सही है, पैसा है कहां, किसको दिख रहा है पैसा? लेकिन पैसा देने वाला अभी पता चल गया है। पैसा देने वाला अपनी सारी रसीद दे रहा है कि ये देखो पैसा मैंने ऐसे प्रोड्यूस किया था, ऐसे दिया था। जांच एजेंसीज अपने इन्हीं सारे तारों को जोड़कर उन तक पहुंची हुई हैं। इसके चलते हुए केजरीवाल जी गिरफ्तारी तक पहुंचे हैं। अब यहां पर एक बड़ा जो पॉइंट निकल कर आता है, ये सारी की सारी बातें जो मैंने बताई हैं, ये सारी मैंने लिखित में दे दी हैं, कैसे कैसे किसको मुनाफा हुआ, क्या हुआ, पंजाब के इलेक्शंस को इसके माध्यम से इन्फ्लुएंस कराया गया है ना। साथ में इन लोगों का पूरा पूरा साउथ ग्रुप ने कार्टेल बना करके ये के कविताएं जिनको गिरफ्तार करके लाया गया है, ईडी ने इनको गिरफ्तार किया इस एक्साइज पॉलिसी के अंतर्गत। और यहां पर ये आकर के 100 करोड़ रुपए का पूरा की पूरा मामला पहले निकल के आया कि इन्होंने पैसा लिया है। साउथ ग्रुप की सारी कहानी मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट बता चुका हूं। ईडी की गिरफ्तारी ने, ईडी ने जब के कविता को गिरफ्तार किया, अच्छा कविता खुद जाकर के भी वो मांगी राहत हाईकोर्ट से, तो हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया कि नहीं मैडम नहीं दे सकते, मामला ही ऐसा है। क्योंकि समझिए जो गवाह बैठे हुए हैं ना, जो कह रहे हैं कि मैंने पैसा दिया है, वो गवाह डट के बैठे हुए हैं कि साहब हमने दिया है तो दिया है। अब दिया है तो गवाह के चलते वो सब अंदर, भाई क्राइम के अंदर जो क्राइम करने वाला व्यक्ति वो खुद कह रहा है कि मैंने इसको पैसे दिए हैं। अब बोलो, वो खुद का इतना बड़ा करोड़ों का कारोबार दुकान दाव पे लगा के बैठा हुआ है। इसके चलते फिर दिल्ली के नेता गिरफ्तार होने शुरू हुए। संजय सिंह के बारे में भी यही निकल करके आया कि दिनेश अरोड़ा जो शराब का कारोबारी है ना, ये शुरुआत में संजय सिंह से ही मिला था, जिसने उनकी मनोज सिसोदिया से मुलाकात कराई और उन्होंने दोनों ने मिलकर कहा कि पंजाब के इलेक्शन में फंडिंग करो तब जाकर बात बनेगी। तो यहां से फंडिंग हुई और इस प्रकार से पूरा की पूरा खेला सामने निकल कर आ गया। मतलब यहां पर आप देखें, कोरोना काल में नुकसान की भरपाई के नाम पर 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। तो जो फीस माफ की गई वो तो सरकारी कोटे से गई और उसका लाभ चुनाव में पहुंचा दिया गया। ये खेल निकल करके आपके सामने आया। सोशल मीडिया बैनर होर्डिंग के जरिए शराबों को बढ़ावा दे दिया गया। ये सब चीजें होने शुरू हो गई। तो उम्मीद है आपको पूरी तरह से यहां तक का मामला समझ में आ गया होगा केजरीवाल जी किस आरोप के तहत अंदर गए हैं। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या केजरीवाल जी को राहत मिल सकती है? देखिए, चूंकि यह बात प्रूव करना अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है जांच एजेंसीज के लिए कि वो इस बात को सिद्ध कर पाए कि इन्होंने पैसा लिया था, इन्होंने ही लिया था और इनके माध्यम से ही सारा काम हुआ था। अगर यह बात प्रूव हो जाती है तब तो उन्हें कोई बचा नहीं सकता है ना। लेकिन यह बात सिद्ध करना जांच एजेंसियों के लिए भी बड़ा टिपिकल होगा, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट तो मिलते नहीं हैं, वीडियो कॉल के थ्रू मिले हैं, तो सारी डिटेल्स वगैरह निकलती रहेंगी। अब जांच एजेंसी ने क्या क्या जांच की है वो अलग बात है। अब अगला दूसरा पार्ट इस न्यूज का सेकंड पार्ट है और वो क्या है कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? अब ये राष्ट्रपति शासन की क्या कहानी है, ऐसे समझिए। तो देखिए, पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि कोई सीएम पद पर रह रहा है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआरपीसी में यह लिखा गया है कि एक धारा 135 के क्लॉज ए के अंदर यदि कोई पीएम, मंत्री, लोकसभा राज्यसभा का सांसद, सीएम, विधानसभा का परिषद का अध्यक्ष, यदि सिविल मामलों में अगर इनको गिरफ्तार करने की नौबत आए तो गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे संपत्ति का मामला हो, कर्जे का मामला हो, वाद विवाद का मामला हो, इनको राहत है कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन क्रिमिनल केस हो तो क्रिमिनल केस के अंदर जनप्रतिनिधि की गिरफ्तारी संभव है और शराब का घोटाला क्रिमिनल केस के अंतर्गत दर्ज किया गया है। तो सीएम केजरीवाल को कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया है, अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी गिरफ्तार किया गया है, ठीक है ना। तो ईडी ने जो थोड़े दिन पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, आपको याद होगा हमने उस पर भी सेशन किया हुआ है, तो वो सारी उसी तरह से इनको भी गिरफ्तार किया गया। अब अगला सवाल बनता है कि क्या इनकी गिरफ्तारी के बाद ये अपने सीएम का पद छोड़ेंगे? तो देखिए, टेक्निकल एस्पेक्ट पर अगर बात करें तो सीएम का
काम है जनता के लिए फैसले लेना, जनता के काम को करना। अब जब जनता का काम करने वाला व्यक्ति ही जेल में चला गया है तो इसका मतलब यह निकला कि जेल में जाने के बाद में संवैधानिक जो कार्य हैं दिल्ली की जनता के वो हो नहीं पाएंगे। 356 यानी आर्टिकल 356 जो राष्ट्रपति शासन के लिए है, उसमें संवैधानिक रूप से उपलब्ध गतिविधियों के ना होने पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जाती है। तो हो सकता है दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन के लिए केंद्र सरकार या फिर यह कहिए कि उपराज्यपाल केंद्र सरकार को या राष्ट्रपति को लिख कर दें कि यहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अब बड़ा सवाल यह बनता है, आतिशी जी का कहना है यानी कि आम आदमी पार्टी जी का कहना है कि साहब हम तो जेल से भी सत्ता चला लेंगे, तो क्या जेल से सत्ता चलाने का कोई प्रोविजन है? तो देखिए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में कहा गया है कि जेल जाने पर किसी जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री और मंत्री को इस्तीफा अगर देना पड़े तो उसकी वजह से, मतलब टेक्निकली वो जेल जाए तो कामकाज में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। अब जेल में क्या है, दिल्ली की जो जेल है ना वो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, केंद्र सरकार के अंडर में नहीं आती है। अगर ये जेल से शासन चलाना चाहेंगे तो जेल से शासन चला तो सकते हैं, पर मुसीबत क्या है, जिस कोर्ट ने इनको जेल भेजा है वो कोर्ट इस बात की परमिशन दे कि केजरीवाल जी जेल से शासन चला सकते हैं। अब बात करी जाए कि क्या इसका मतलब तो फिर कोई भी सीएम जेल चला जाएगा? नहीं। जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंदर, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के क्लॉज 3 में कहा गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल से अधिक की सजा मिलती है तो वो अपने पद के लिए अयोग्य हो जाता है, भले ही वो खुद जितनी भी जिद कर ले, लेकिन वो पद के लिए अयोग्य हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोर्ट के ऊपर है कि वो उन्हें जेल से चलाने दे सरकार या ना चलाने दे, और अगर उन पर फैसला हो जाता है तो फिर वो जेल से भी सत्ता नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई। आतिशी जी का कहना है जरूरत पड़ी तो जेल से सरकार चलाएंगे। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता क्या है? राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत यह होता है कि जो राज्य की मशीनरी है वो साइड में हो जाती है, उपराज्यपाल, मुख्य सचिव यानी केंद्र की तरफ से भेजे गए जो प्रतिनिधि हैं वही उस जगह पर अपना शासन चलाते हैं। चीजें यथावत चलती रहती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई जो व्यवस्था है वो किनारे हो जाती है और राष्ट्रपति अपने माध्यम से सरकार पर कंट्रोल स्थापित करते हैं। अब यह केजरीवाल जी के ऊपर है कि वो इस विषय पर अपनी तरफ से इस्तीफा देते हैं अथवा नहीं देते। गुजारिश है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है लाइक का बटन दबा दें, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है 0.19 सेकंड लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन दबा दें। भविष्य में जैसे ही कोई अपडेट आता है आप तक स्वतः ही पहुंच जाएगा अलार्म के रूप में।